सबसे पहले आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स आर इक्वल बिटवीन टू एटम देन केमिकल बॉन्ड इज सेड टू बी फॉर्म्ड। ओके, एट इक्विलिब्रियम जो एफ नेट होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो एनर्जी जो है वो मिनिमम है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब कि जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो जो एटम के बीच में बॉन्ड बना उनकी न्यूक्लियस से एक दूसरे की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R0 से डिनोट करेंगे और उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, पहले दोनों की डिस्टेंस R थी पर अब जब बॉन्ड बन गया तब डिस्टेंस R0 हो गई। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अगर R जो है वो बड़ा है R0 से, ठीक है, अगर R बड़ा है R0 से तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। पर अगर R बराबर है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है फोर्स ऑफ रिपल्सन के, और R अगर और नॉट बड़ा है यानी कि R जो है वो नेचुरल लेंथ थी। ठीक है, मान लो पहले R 5 था, अब R0 जो है वो बॉन्ड लेंथ, दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई यानी कि दोनों और करीब आ गए। अरे हाँ ना, दोनों की बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई यानी कि दोनों करीब आ गए। मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो गई यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर गया रिपल्सिव फोर्स को। अगर दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर, पहले भी वैसा था बॉन्ड बनने के बाद भी वैसा है, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बराबर है रिपल्सिव फोर्स की। और अगर जो R0 है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा बड़ी हो गई यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो कहीं ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी से। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, वन लाइनर, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अपने आप नहीं होता है, तुम्हें एनर्जी देनी होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज़्यादा। अगला है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। ठीक है, तो जैसे जैसे आर कम है, ठीक है, अब आर जैसे जैसे कम है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब आर बराबर और नॉट आएगा और उस टाइम पे जो एफ अट्रैक्टिव है और एफ रिपल्सिव है 0 होंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो ये कुछ है, ठीक है, ये एक एटम है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है, अब ये मान लो आर बराबर और नॉट है। ठीक है, तो अब जो रिपल्सिव फोर्स है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि एफ नेट जो है वो 0 होगा, यानी कि जो यू जो है वो मिनिमम होगा, यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। और केमिस्ट्री का नियम तुम्हें याद है कि ये मान लो वाई एक्सिस पे एनर्जी है
तो कोई कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब वह अपनी एनर्जी की मिनिमम स्टेज पे होता है। तो R बराबर R0 पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएंगे बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन के, और कंपाउंड अपने एनर्जी की मिनिमम स्टेट पे होगा, और मतलब एनर्जी की मिनिमम स्टेट में होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे ज़्यादा होगी पर एक्चुअली मिनिमम होगी। और ग्राफ हमेशा याद रखना कि ग्राफ बिटवीन पी वर्सेस आर का, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, हमेशा ऐसे बनता है, जिसमें जो ये वाला रीज़न है उसमें जो है वो एफ रिपल्सिव ज़्यादा होता है एफ अट्रैक्टिव से। ठीक है, फिर ये आर बराबर आर नॉट आता है, यानी कि पहले ये उसको रिपल कर रहा है, आ रहा है पर वो रिपल कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया जब आर बराबर आर नॉट हुआ। ठीक है, जैसे ही आर बराबर आर नॉट हुआ वो एफ नेट बराबर 0 हो गया। अब और पास आ रहा है तो उसको अब वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसमें जो है वो एफ अट्रैक्टिव ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो आर जो है वो ग्रेटर देन आर नॉट होगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होते हैं जिसमें बॉन्ड एनर्जी 42,000 जूल या 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। यदि बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज़्यादा है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। और यदि बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से कम है तो वो वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। वीक बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटेलिक। फिर आते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल में जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन का तो उसको आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक डैश फोर्स होता है कैटायन और एनायन में। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक डैश फोर्स होता है कैटायन और एनायन में। आंसर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड का NaCl। ठीक है, Na गैसियस है और जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा Na गैसियस से Na प्लस गैसियस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ठीक है, और Cl माइनस एक Na सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और उस पर पॉजिटिव का चार्ज चढ़ जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसमें नेगेटिव का चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, अब याद रहे क्या, जब Na से Na प्लस बना, ठीक है, जब Na से Na प्लस बना तो डेल्टा HIE पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जब Cl से Cl माइनस बना तो डेल्टा H इक्विवेलेंट नेगेटिव होती है, और जब पूरा बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए तो डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है? आयनाइजेशन ऑफ मेटल शुड बी डैश, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी डैश। तो बॉन्ड बनने के लिए जो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा डैश होनी चाहिए। आंसर है लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हैं। ठीक है, जो मेटल है जो है सोडियम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होनी चाहिए। लो क्यों? अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब जब वो उस एनर्जी की वैल्यू कम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो पाएगा। यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेटल के केस में हमेशा लो होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो ईजिली उतनी आई मिल जाएगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्सेप्ट कर लेगा, तो मतलब रिमूव कर देगा। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है और उस पर एक पॉजिटिव का चार्ज आ जा रहा है। तो
आयनेशन एनर्जी मेटल के केस में हमेशा लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आई क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो ज़्यादा एनर्जी अगर आई ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, तभी तो जो मेटल है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन शुड बी हाई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल शेयर्ड पेरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एटम की टेंडेंसी है कि वो पुल कर ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स स्टेल। तो इसकी जो इसकी क्षमता है, इसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की, ठीक है, तो पुल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये बहुत हाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉन मेटल है उसकी बहुत हाई होनी चाहिए, और ओवरऑल जो लैटिस है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जो लैटिस है वो ईजिली ब्रेक नहीं होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो उसकी जो लैटिस की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और उसकी लैटिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तभी तो ईजिली ब्रेक नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हार्ड ब्रिटल क्रिस्टल्स होने चाहिए। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड ब्रिटल क्रिस्टल है और उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब ये नई चीज़ है कि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है? आंसर है नो। तो ट्रू फॉल्स के लिए तो आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्शनल, आंसर है फॉल्स। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जैसे कि वाटर बनाओगे HOO, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो मोर सॉल्युबल होते हैं किसमें पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर और इथेनॉल। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर और गुड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर और गुड। आंसर है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एकदम सही बात है, मोल्टन NaCl इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि उनको या तो पिघला दो या पानी में डिजॉल्व कर लो, तब आयनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे? 1 2 3। आंसर है नहीं, ये कभी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल है। ऐसा तो है नहीं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, पर नहीं, इनका तो क्रिस्टल लैटिस नेटवर्क फिक्स है, तो ये कभी आइसोमेरिज्म शो करेंगे आयनिक कंपाउंड? आंसर नहीं। तो डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम मॉलिक्यूल ये लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, बट हाँ, अरे यार ये थोड़ा मैंने गलत बोला कि ये लोग आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो इनका अरेंजमेंट है, जो लैटिस है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनका अरेंजमेंट है, जो लैटिस है, वो सेम हो सकता है। मतलब कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, पर ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या शो कर सकते हैं? आंसर है आइसोमॉर्फिज्म। क्या नहीं शो कर सकते हैं? आंसर है आइसोमेरिज्म। फिर आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड बाय मेटल। इलेक्ट्रोवैलेंसी, मेटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड बाय मेटल। कोई भी मेटल वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। आयनिक के केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के केस में कोवैलेंसी लेते हैं। जैसे कि मीथेन की कोवैलेंसी डैश है, तो मीथेन की कोवैलेंसी हम सब जानते हैं कि 4 है। ठीक है, अगला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ इनआयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन तुमने पढ़ा होगा कि अर्चना ने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल स्मॉल साइज कैटायंस पोलराइजेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज साइज एनायन। क्या तुम्हें इतनी बात कान में सेट हो गई कि जो स्मॉल साइज कैटायन है वो पोलराइज करता है लार्ज साइज एनायन को? ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कैटायन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि मतलब क्या है इसका कि कैटायन का जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से शील्ड कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। ठीक है, मतलब कि जो कैटायन वाला पार्ट है उसके इलेक्ट्रॉन एकदम टाइटली हेल्ड हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है। पर जो एनायन वाला पार्ट है उसके इलेक्ट्रॉन मतलब वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, उसका जेड इफेक्टिव कम है, वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो प्रभावित हो गए, वो मचल गए, यानी कि उनको खींच लिया गया, यानी कि वो डिस्टॉर्ट हो गए। आम भाषा में बोलें तो जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो स्मॉल साइज कैटायन पोलराइजेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज साइज एनायन, ये बहुत लार्ज साइज एनायन था, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने पोलराइज कर लिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका ऐसे हो गया एनायन। हाँ ठीक है, और हमेशा जो डिस्टॉर्शन है वो एनायन में होगा। क्यों? क्योंकि एनायन का जो जेड इफेक्टिव है, रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा डिस्टॉर्शन एनायन में होगा। क्यों? क्योंकि एनायन का जो जेड इफेक्टिव है वो कम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटायन द शेप ऑफ एनायन कैन बी परफेक्टली स्फेरिकल, कभी भी परफेक्टली स्फेरिकल शेप नहीं हो सकता कैटायन की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैटायन, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैटायन, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज disturbance in the electron cloud of an ion since it is loosely held, this phenomena is called polarization। ठीक है, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। याद रहे ये बात, फैक्ट तेरे याद रखो, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर घटेगा। मतलब अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पर जो आयनिक कैरेक्टर है ये हमेशा घटेगा। ठीक है, क्यों? सिंपल सी बात है, अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है, अब साइज़ का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो जो बॉन्ड हैं वो उनके बीच में साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उनको ब्रेक करना इजी हो जाएगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर जो है वो उनसे घटेगा। तो अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर घटेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, और फैक्ट, कोटा फैक्ट्री की बात, नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है, ये काटा नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्ट। ठीक है, नो बॉन्ड इज़ 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। फिर हम लोग आते हैं फजान्स रूल में। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंसी ग्रेटर यानी ज़्यादा कब होगी? जब दोनों कंडीशन को फेवर किया जाएगा। क्या? जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल हो और जो एनायन है उसका साइज लार्ज हो। क्या बोला मैंने? कोवेलेंसी ग्रेटर कब होगी? जब दोनों कंडीशन अपनी फेवरेबल हो, जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल हो और जो एनायन है उसका साइज लार्ज हो। या फिर ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सेल्फ मैग्नीट्यूड, कोवेलेंसी में सेल्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। कोवेलेंसी, अगर हायर द चार्ज ऑफ ईदर कैटायन और एनायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंसी। अगर कैटायन हो या एनायन हो, अगर उस पर चार्ज जितना ज़्यादा
ये चार्ज जितना ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, हायर द चार्ज ऑन ईदर कैटायन और एनायन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं क्या, हायर द चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंसी, हायर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन ग्रेटर विल बी दिट्स कोवेलेंसी। ठीक है, अब एक्सेप्शन है ये क्या, कि सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर कोवेलेंसी। देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कोवेलेंसी ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? टिक 1, टिक 2, टिक 3। आंसर है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कोवेलेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होती है। ठीक है, जेड इफेक्टिव मतलब उनके पास जो डी ऑर्बिटल में उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। अब जो अपने अच्छे से जो मेटल हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड कर रहा है, यानी कि वो एक अच्छा कैटायन है, यानी कि उसमें उसकी जो है वो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि कंपेयर द आयनिक कैरेक्टर NaCl वर्सेस CuCl। ठीक है, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा आयनिक है? 1, 2, 3। सो NaCl इज़ मोर आयनिक देन CuCl। क्यों? NaCl डैश ब्लॉक को बिलोंग करता है, NaCl S ब्लॉक को बिलोंग करता है, यानी कि Na जो है वो S ब्लॉक को बिलोंग करता है, Na S ब्लॉक को बिलोंग करता है और वो D ब्लॉक को बिलोंग करता है। ठीक है, अब कॉपर D ब्लॉक में आता है। ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा कॉपर का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो अच्छे से शील्ड कर पाएगा, उसके जो वैलेंस सेल में वो अच्छे से बंदूक लेकर खड़ा होगा, और जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, तो वो अच्छे से शील्ड कर पाएगा, शील्ड लेके खड़ा होगा, अच्छे से शील्ड कर पाएगा, जिससे उसकी शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अगर शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा ज़्यादा है यानी कि जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है, और अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि NaCl इज़ मोर आयनिक देन CuCl। अब आता है तुम्हारा पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल। तो पोलराइजिंग पावर को फाई भी बोलते हैं और उसको आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? उसकी क्षमता। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन क्यों होगा? एनायन का नहीं होगा। टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि काम हमेशा कैटायन ही करता है और काम होता किसका है? एनायन का। पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। यह एबिलिटी है किसकी? कैटायन की, टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, अब दो जो पोलराइजेबिलिटी है वो डायरेक्टली, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी है ये। अब देखो, जो पोलराइजिंग पावर है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। चार्ज ऑन कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन के। जितना ज़्यादा कैटायन पर चार्ज उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग क्षमता, और जो प्रेफर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से कैटायन का जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो जो पोलराइजिंग एबिलिटी है वो घट रही है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन। तो जो पोलराइजिंग पावर है वो कैटायन के जो साइज़ है उस पर कैसे प्रोपोर्शनल होती है? तो जो साइज़ है उसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, पर जो चार्ज है कैटायन पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
जैसे Na+, Mg+, Mg2+ और Al3+। तो सबसे पहले जो तुम फैक्टर देखोगे वो देखोगे चार्ज का, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। Na+, Mg+, Al+, सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? Al+ में। तो आयनिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा? Al+ का, फिर Mg+ का, फिर Na+ का। अगला क्वेश्चन, Li+, Na+, K+, Kv+, Cesium+। चार्ज सब पे सेम है, तो हम लोग साइज पे देखेंगे, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। हाली ना करे रब से फरियाद, ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा साइज लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर केबी का, फिर सीसियम का। क्या होना चाहिए? क्रिप्टन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज तो साइज इंक्रीज होता है, यानी कि लिथियम का साइज सबसे कम, और जितना कम सीरियम का साइज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, समझे। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा और सीजियम का सबसे कम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीजियम, इसमें भी साइज के हिसाब से जाएंगे कि सबसे ज़्यादा साइज होगा तुम्हारा नीचे वाले का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम। ए जो भी है ये बेरियम कैप्टन, तो ये बेरियम की बात हो रही है। जो बेरियम है उसका साइज सबसे ज़्यादा, अब साइज सबसे ज़्यादा तो उसका जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग क्षमता है, वो सबसे कम। Fe2+ और Fe3+ की बात करें, अगर Fe2+ और Fe3+ की बात करें तो चार्ज ऑफ कैटायन से पता कर लो, अगर Fe3+ ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर। Ti2+, Ti3+, Ti4+ में Ti4+ का सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात खत्म। Na+ और Cu+ में, अब Na+ और Cu+ में अभी तुमने देखा था कि Na जो है, अब साइज की अगर बात की जाए तो कॉपर और इसमें तो साइज के हिसाब से कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से बेकार होगा, क्योंकि Na का साइज हम पीरियोडिक टेबल में रिपीट करो, ग्रुप और पीरियड सेम हो ना हो, है ना। इस हिसाब से हम लोग जाएंगे तुम्हारा उस पे, किस पे, उस पे जाओ जरा। Na और Cu में तुम देखो कि Na जो है S ब्लॉक में है। अगर देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर कंपैरिजन में D ब्लॉक का आ गया तो D ब्लॉक का जो D ब्लॉक में जो शील्डिंग पावर, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यानी कि पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है, यानी कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि Cu+ की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात खत्म। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव ज़्यादा है, Cu+ की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात खत्म। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं K+ और Ag+। K+ और Ag+ में साइज़ के हिसाब से जो Ag+ है उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। Ag यानी सिल्वर, और साइज़ इसका कम है। कैल्शियम और कैडमियम, तो कैडमियम का साइज़ ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पे साइड जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, यानी कि कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा, और साइज़ जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी कम, कैडमियम का साइज़ कम। पोटेशियम और सिल्वर में, सिल्वर पोटेशियम, तो सिल्वर और पोटेशियम की अगर बात करें तो सिल्वर कहाँ पे आएगा पीरियोडिक टेबल में, और पोटेशियम कहाँ पे आएगा? तो देखो लोकेशन पीरियोडिक टेबल की बात करो, पर जो पोटेशियम है उसका जो साइज़ है वो, पोटेशियम का साइज़ ज़्यादा है, पोटेशियम का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सिल्वर ज़्यादा है, पोटेशियम का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सिल्वर ज़्यादा है, ठीक है।
अब पोटेशियम का जब साइज़ ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, तो साइज़ जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना कम, तो पोटेशियम की पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। जिंक कैडमियम मरकरी में कंपेयर करो। अब जिंक कैडमियम मरकरी सब डी ब्लॉक, ठीक है। अब जिंक कैडमियम मरकरी में शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा के हिसाब से डिसाइड होगा। जिंक 3D में है, ठीक है, वो 4D में है और वो 5D में है। तो सबसे अच्छी शील्डिंग जो है वो होगी तुम्हारा मरकरी की। सबसे अच्छी शील्डिंग जो है वो तुम्हारी मरकरी की होगी, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी में 3D 4D 5D, तो सबसे अच्छी शील्डिंग जो है वो मरकरी में होगी। तो जेड इफेक्टिव मरकरी का ज़्यादा होगा, है ना, है ना। जिंक कैडमियम मरकरी, तो जेड इफेक्टिव मरकरी का ज़्यादा होगा।